हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का। और हम कर रहे हैं यूपीपीएससी के लिए हिस्ट्री का रिवीजन। ठीक है, किसके थ्रू? पीवाईक्यूज के थ्रू। और इसमें हम स्पेसिफिकली 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिस्ट्री से वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक। और अगर आप लोगों को मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लगे तो आप अपना स्पीडोमीटर से उसे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सब कुछ ठीक रहा तो मैं सारे सब्जेक्ट्स की ये क्लासेस अपलोड कर दूंगा। ठीक। तो पहला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और सूची 1 में क्या दे रखा है? पुरातात्विक स्थल। और सूची 2 में दे रखे हैं उनके वर्तमान स्थान। तो पहला नाम है नेवासा का। अब नेवासा क्या था? नेवासा था एक जोरवे संस्कृति से संबंधित स्थल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो पुरातात्विक स्थल है वो किस संस्कृति से संबंधित है। तो जोरवे संस्कृति से है। जोरवे की संस्कृति के और कौन से स्थल हैं? आपका इनाम गांव है। ठीक। दैमाबाद है। और दैमाबाद से क्या मिला आपको? रथ चलाते हुए एक व्यक्ति की मूर्ति भी मिली है। और जोरवे तो है ही। ठीक। तो ये है कहाँ? ये निवासा है आपका महाराष्ट्र में। अगला है ईसमपुर। ईसमपुर क्या है? कि एक निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल है। निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल ईसमपुर। और यहाँ से क्या मिला है? पत्थरों के औजार। ठीक है। और ये है कहाँ? ये है आपका कर्नाटक में। इसी तरह डीडवाना। डीडवाना राजस्थान के नागौर जिले में है। और ये भी एक निम्न पुरापाषाण कालीन है स्थल। और यहाँ से भी आपको पत्थर वगैरह के औजार मिलेंगे। एक 16R करके जो जगह है वो यहीं से संबंधित है। इसी तरह गुडियाम गुफा, ये तमिलनाडु में है। और ये क्या है? ये एक तरह का शैलाश्रय है, यानी कि रॉक शेल्टर। और इसका संबंध है आपका पुरापाषाण काल से। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक। तो इसमें ए का 3, ए का 3 किसमें है? बी सी डी। और ईसमपुर कर्नाटक, बी का 4। तो ये आपका सी सही उत्तर हो गया, दे भी रखा। ठीक। अगला सवाल देखते हैं। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? ये उस तरह के क्वेश्चन हैं कि जिन्हें देखकर आपको अपनी तैयारी को दिशा नहीं देनी चाहिए। अब इस तरह आप हर बुक का चैप्टर थोड़े याद करने बैठेंगे कि किस किताब में कितने चैप्टर हैं, कितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। लेकिन फिर भी चरक संहिता आपकी 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। पर कुछ किताबें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि आपकी रामायण है। तो रामायण में 7 कांड हैं और लगभग 24,000 श्लोक हैं। इसी तरह महाभारत है जिसमें 18 पर्व हैं। और जो छठा पर्व है उसमें क्या है? वो है भीष्म पर्व। और इसी भीष्म पर्व में आपकी भगवत गीता है। ठीक। तो ये कुछ जरूरी बात हो सकती है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पूछ ले यही बात, तो उसमें 15 अधिकरण हैं और 150 अध्याय हैं। तो इतना काफी। अगला सवाल देखते हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, एकदम सही बात। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, मतलब गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है। ये भी एकदम सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दोनों सही है। अब इसके अलावा मत्स्य पुराण से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो ये है आपका आंध्र। तो ये आंध्र सातवाहन। ठीक है। और अगला है जैसे वायु पुराण के बारे में मैंने बताई दिया, इससे आपके गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से
ये आपकी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ऐसे ही भागवत पुराण है, भागवत पुराण से शुंग डायनेस्टी और आंध्र वंश के बारे में, आंध्र डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, अ, इतना काफी है। ये 2-3 पुराण हैं जिनका संबंध कुछ वंशों से है, तो ये आपको याद रखने हैं। मत्स्य का आंध्र सातवाहन, और वायु का गुप्त वंश, और विष्णु पुराण ये मौर्य वंश की जानकारी, और भागवत पुराण से शुंग या आंध्र वंश। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है कि कौन सा युग्म दर्शन और प्रचारक सही सुमेलित है? तो देखो, ये 6 दर्शन है, इन्हीं को षड दर्शन या शंख दर्शन भी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? आपका सांख्य आता है, न्याय आता है, और वैशेषिक है, वैशेषिक। इसके अलावा योग है, योग के अलावा मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 हो गए। सांख्य के प्रतिपादक हैं आपके कपिल मुनि, और न्याय के हैं गौतम। तो इसमें न्याय ही सही दे रखा है, तो यही इसका उत्तर भी होगा। वैशेषिक के हैं कणाद। अच्छा, इस वैशेषिक से एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एटॉमिक थ्योरी जो किससे संबंधित है, वो इसी से है, इसी में ही एटॉमिक थ्योरी का सिद्धांत भी है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। योग से हैं आपके पतंजलि, और मीमांसा, ये पूर्व मीमांसा या मीमांसा, तो इसके हैं जैमिनी। और ये उत्तर मीमांसा सबसे सरल है, क्योंकि उत्तर का मतलब होता है बाद में, तो इनका नाम भी है बादरायण, और इन्हीं को आप व्यास के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गए आपके 6 दर्शन। अगला सवाल, पांचवा सवाल है कि कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? चलो देखते हैं। ये है आपकी हड़प्पा संस्कृति की सीमाएं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट में है आपका आलमगीर पुर, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे। ये मेरठ में है, तो इसलिए मैं छोड़ दिया, यूपी में है। ठीक, नॉर्थ में आपका मांडा, और साउथ में दैमाबाद। ठीक, और वेस्ट में जो है आपका, वो है सुतकांगे डोर, और ये पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान। ठीक, ये दाश्क नदी के किनारे है। ठीक, तो ये आपकी जो सीमांत हैं उनका उनके बारे में हो गया। मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, ये जम्मू कश्मीर में। छठा सवाल है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो जो भारत पर आक्रमण हुए हैं उनको आप ऐसे याद रख सकते हैं, थोड़ी अजीब सी ट्रिक है पर ठीक है। GIS, और फिर उसके बाद आपको लिखना है पाक हत। ठीक है, तो G फॉर ग्रीक, यानी कि यूनानी। I फॉर इंडो ग्रीक, बस इंडो जोड़ देना है ग्रीक में। S फॉर शक, और P और A, KU और HA को एक साथ कंबाइन करना है, पार्थियन। 2-4 बार लिखोगे ये अपने आप याद हो जाएगा। KU से कुषाण, और HA से आप H से लिखेंगे आप हूण, और A से अरब, T से तुर्क। ठीक, तो इसमें आपका पहले आए यूनानी, फिर उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। ये सही क्रम है। इसके अलावा एक बार क्या होता है कि प्राचीन जो इतिहास है भारत का, उससे जो वंशावली है उससे भी क्रम पूछ लेता है। तो उसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। देखो, हसीन माशुका, अ, अगर गलती हो जाए तो हसीन माशुका से गलती पर माफी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, अब ये मत सोचना कि क्या बोल रहे हैं।
ये ट्रिक है। तो लिखना है क्या? हसीन माशुका से गलती पर माफी मांग लेनी चाहिए, वो आगे की बात। अब वैसे ही पूरा सेंटेंस किया गया। ठीक है। अब देखो, ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जो याद हो जाए, ऐसा ना हो कि ट्रिक को भी याद करना पड़ रहा है। ठीक है। तो हसीन माशुका से गलती पर, तो एच फॉर हरियक, हसीन फॉर हसे हरियक, और स से आपका शेषुनाग हो गया, न से नंद हो गया, माँ से मौर्य हो गया, शो से शुंग हो गया, क से कण्व हो गया, स से सातवाहन, ग से गुप्त, और प से पुष्यभूति। ठीक। अ, इतना काफी है। बीच में अगर जो भी छोटे मोटे वंश हैं उनको आप बीच में एडजस्ट कर लीजिएगा बाद में, पर ये फ्रेम तैयार हो गया आपका कि ये हैं, ये क्रम है। ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। अगला सवाल देखते हैं। 7वां सवाल है कि कौन कवियत्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं? तो दयाबाई, विनय मालिका बिल्कुल सही, और सहजोबाई, सहज प्रकाश ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, ये दोनों क्या थी? ये गुरु बहनें थी। ठीक है। इनके गुरु थे चरणदास, और ये दिल्ली में एक चरणदासी संप्रदाय इनकी इसकी स्थापना की थी इन्होंने, और ये दोनों इनकी शिष्या थी। इन्होंने, दयाबाई ने विनय मालिका लिखी है, और एक दया बोध भी लिखी है। तो ये याद भी करना आसान है, दया दया बोध और भाई, बस ऐसा अंतर है। ठीक है। तो और ये सहजोबाई हैं, इन्होंने सहज प्रकाश लिखी है। ये प्रेम और वैराग्य से कविता या आप भजन कह लीजिए। ठीक है। ठीक है, उस तरह की चीजें हैं। ये मध्यकालीन है दोनों। सोन कुमारी या स्वर्ण बेली की कविता जो है, ये आधुनिक हिंदी साहित्य से संबंधित है। तो इनको भी आप याद रख सकते हैं, आधुनिक साहित्य से। ठीक है। गणेश देव लीला जो है वो गंगाबाई की नहीं है, गणेश देव लीला है मधुराली की। ठीक। तो ये सब बातें इनसे संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 8वां। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदोह कौन था? तो भागदोह जो अधिकारी था वो था आपका राजस्व जमा करने वाला। इसको भागदोह या भागदोह, ऐसा दो नाम भी मतलब इसी में, भगतदोह या भागदोह कहते हैं। अच्छा, जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी कौन था? वो था अक्षवाप। और यही अक्षवाप क्या करता था? लेखपाल का काम भी करता था। इसीलिए आगे चल के आप देखेंगे अक्षवाप या द्रोणवाप या कुल्यवाप, इस तरह के नामों का इस्तेमाल, इन शब्दों का इस्तेमाल भूमि के माप के लिए किया जाने लगा था। तो अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि द्रोणवाप कुल्यवाप ये क्या है, शायद यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो उसका मतलब है कि भूमि माप की ये इकाई हुआ करती थी। कहीं वाप लगा आ जाए पीछे तो समझ लेना कि वो भूमि माप की इकाई है। ठीक। और साचार पहुंचाने वाला दूत कौन हुआ करता था? इसको पालागल कहते थे। और जंगलों का प्रधान अधिकारी इसे कहते थे गोविकर्तन। ठीक है। ऐसे ही ग्रामणी होता था, वो गांव का मुखिया, और जो महिषी होती थी वो होती थी आपकी रानी। ठीक है। आपकी नहीं, मतलब राजा की रानी। ठीक। एक नाम और है स्पर्श। स्पर्श नहीं, स्पर्श। ये गुप्तचर के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द था। ठीक है। तो ये कुछ नाम थे जो वैदिक कालीन प्रशासन से संबंधित हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला है कि मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में, वह भिक्षु थे, वो भिक्षु थे आपके नागसेन। ठीक है। तो ये जो है मिनांडर, जो ग्रीक शासक है, इसी को मिलिंद के नाम से जाना जाता है। तो ये और नागसेन के बीच एक संवाद है, तो उसी का कंपाइलेशन ये मिलिंद पन्नो कहलाता है। तो ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो इस बारे में और लंबा नहीं खींचते, चलो 10वां सवाल। अब मध्यकालीन इतिहास से जो क्वेश्चन आए थे उन्हें देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें आप जैसे ये पूछा ना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बाकी तो पता हो ना हो, जैसे इल्तुतमिश रजिया के पिता, ये पता हो सकता है आपको।
गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री। ये बात एकदम सही है, और गुलबदन बेगम ने ही हुमायूंनामा भी लिखा है। इनके भाई हुमायूं ने कहा कि हमारे हुमायूंनामा लिख दीजिए, तो इन्होंने लिखा। तो और इसमें आपको बाबर से जुड़ी जानकारी, हुमायूं से जुड़ी जानकारी, और जो हरम था वो कैसे काम करता था उससे सबसे जुड़ी जानकारी आपको मिलती है। ठीक है। तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन, और बाबर और हुमायूंनामा इन सॉरी, बाबर और हुमायूंनामा नहीं, बाबर और हुमायूं से संबंधित जानकारियों का स्रोत है कि हुमायूंनामा इन्होंने लिखा है। ठीक है। ये आपको इजीली एलिमिनेट हो जाता। ऐसा नहीं था कि आपको सारी सुल्तानों की, अब इसकी वजह से आपको सारे सुल्तानों की पत्नियों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। हमीदा बानो बेगम जो थी वो अकबर की माता जी का नाम था। ठीक है। तो इसलिए ये एलिमिनेट करना इजी था। लेकिन ठीक है, पेपर में याद आता है, कभी कभी नहीं आता। ठीक है। और शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी। ठीक। तो ये सब इनसे जुड़े कुछ तथ्य। अगला सवाल है कि खरीदादार कौन था। तो खरीदार, इससे जुड़ा लगभग हर साल आपको एक आध सवाल देखने को मिल जाएगा। ये जरूरी भी है। मध्यकालीन जो कुछ शब्दावली है ना, उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। परगना का प्रमुख जो होता था उसको कहते थे आप शेकदार। ठीक। शाही महल का जो प्रधान संरक्षक होता था उसको कहते थे आप मीरे सामान। ठीक है, मीरे सामान कहते थे। और इसी को आप दिल्ली सल्तनत के समय पे क्या कहते हैं? वकील दर। अच्छा, होता क्या था कि ये वकील जो दर था, ये द्वारपाल भी था, मुख्य द्वारपाल, और ये महल की देखरेख टाइप का काम भी करता था। अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था उसको कहते थे मुशरिफ। ठीक है। और ये मुशरिफ क्या करता था? राजस्व का पूरा लेखा जोखा टाइप रखता था। एक और था, उसको कहते थे मुस्तौफी। अब ये मुस्तौफी जो था वो ऑडिटर टाइप था। मतलब जैसे ये मुशरिफ राजस्व का लेखा जोखा रखता था, तो ये मुस्तौफी इसके काम का लेखा जोखा रखता था। ठीक। तो ये दो भी याद रख लेना। फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, ठीक है, खरीदादार कहलाता था। ये हो गया आपका इन चारों से संबंधित तथ्य। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 12वां सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। अच्छा, ये पुस्तक है और ये उनके विषय हैं। अच्छा देखो, पुस्तक के बारे में क्या होता है ना कि पुस्तक आपको रटनी पड़ती है, पर आप उसका मतलब अगर जान जाए तो उसे याद करना इजी हो जाएगा। जैसे मिरात सिकंदरिया, देखिए, आपकी जो अपनी नेटिव लैंग्वेज होती है, नेटिव टंग है, या जैसे मदर टंग है आपकी, उसमें आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद रहती हैं। तो ऐसा कोई नाम जो किसी अन्य भाषा में हो, उसे कोशिश किया कीजिए कि अपनी भाषा में अनुवादित कर लें। मिरात सिकंदरी का मतलब होता है, मिरात का मतलब होता है बेसिकली दर्पण। अब क्योंकि ये सिकंदर ने लिखी थी, इस बंदे का नाम था सिकंदर इब्न महमूद, नहीं सॉरी, हाँ, मोहम्मद, सिकंदर इब्न मोहम्मद, पूरा ही लिख देता हूँ, मोहम्मद। ठीक है। तो ये सिकंदर इब्न मोहम्मद ने लिखी, तो इसका मतलब ये है कि सिकंदर का आईना या सिकंदर का दर्पण, मतलब जो सिकंदर देख रहा है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा आपको गुजरात का इतिहास। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिकंदर जाके ही देख रहा है, पर सिकंदर जो समझ रहा है वो बता रहा है, सिकंदर का दर्पण। ठीक है। बुरहान है माशिर का अर्थ होता है, देखो, बुरहान का मतलब होता है आपका, बुरहान का अर्थ होता है प्रमाण। और माशिर जो है, माशिर का अर्थ होता है आपका युग या समय। तो ये समय का प्रमाण या युग का प्रमाण, इस तरह का इसका अर्थ है। और ये बहमानी के अहमदनगर का इतिहास इससे संबंधित है। अगली जो किताब है वो है रियाज उस सलातीन। अब देखो, रियाज का मतलब होता है बगीचा। ठीक है। तो रियाज यहाँ पे भी बगीचा हो गया,
सलातीन मतलब सुल्तान। तो ये सुल्तान का बगीचा इसका नाम हो गया। तो ये है आपके बंगाल के इतिहास से संबंधित। ठीक है। और रियाजुल इंशा का मतलब होता है पत्र। तो ठीक है, तो ये पत्रों का बगीचा, ये महमूद गवां के पत्रों का संग्रह है, रियाजुल इंशा। और ये महमूद गवां कौन था? ये वजीर था अहमदनगर, सॉरी, बहमनी साम्राज्य की। तो बहमनी सल्तनत का वजीर, और इसने जो काम किया वो मोहम्मद शाह तृतीय, इसके टाइम पे ज्यादा रहा। वैसे ये कई शासकों के समय पर रहा था, पर मुख्यतः मोहम्मद शाह। और इसने क्या किया था, इसने बीदर में एक मदरसा भी बनवाया था। तो इसलिए ये नाम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो ये महमूद गवां के पत्र हो गए। रियाजुस सलातीन यानी कि बगीचा सुल्तान का बंगाल के इतिहास से संबंधित है। और बंगाल के इतिहास से संबंधित एक किताब और है, जिसे कहते हैं तबकात नासिरी। ठीक है। अब जैसे इसमें भी तबकात का मतलब होता है पीढ़ी, और नासिरी मतलब नासिर की। तो नासिर, नासिर कौन? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद या मोहम्मद नाम था, जो वही वही है जो बलबन ने जिस सुल्तान से अपनी पुत्री का विवाह किया, और फिर ये बाद में बलबन ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी इसके बाद। तो ये नासिरुद्दीन मोहम्मद है हो गए। ये हो गया आपका तबकात नासिरी के बारे में। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, कोई रह गया क्या? नहीं। अच्छा हाँ, तबकात नासिरी का ये कई बार ये भी पूछ लेता है ये किसने लिखी है, तो ये मिनहाज ने लिखी। ठीक है, मिनहाज। और जो बुरहान माशिर है वो सैयद अली तबतबाई ने लिखी है। तबतबा या तबतबाई, हाँ ठीक है, सैयद अली तबतबाई। देखो ये, क्योंकि उर्दू मेरी मदर टंग नहीं है, तो इसलिए ये फारसी के शब्द हैं कुछ, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। 13वां सवाल। फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया किसने किया था? तो ये अजीजुद्दीन खान ने किया था, और यह अभियान फिरोज तुगलक ने कब किया था? 1365 में। तो ये कांगड़ा अभियान में जब उस टाइम पर राजा कौन था? तो वहाँ का राजा था रूपचंद। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तालिब अमूली कौन है? तालिब अमूली जहांगीर के दरबार में एक कवि था, और ऐसा वैसा कवि नहीं था, इसको कवियों का राजा भी कहते। मतलब अ, कवियों का राजा मतलब मलिक उस शुआर। ठीक है। मिर्जा मोहम्मद अली कुछ खास नहीं था, ये हुमायूं का वजीर था, मतलब पहला वजीर था। मोहम्मद अब्दुल बाकी, ये थोड़ा नाम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि था तो ये भी दरबार में ही जहांगीर के दरबार में, पर ये इतिहासकार था। ठीक है। और इसने एक किताब लिखी है, उसका नाम थोड़ा सा जरूरी, और उस किताब का नाम है महासिर ए रहीम। महासिर ए रहीम। और ये रहीम की आप जीवनी समझ लीजिए, अब्दुल रहीम खाने खाना की जीवनी, यानी कि रहीम की। ठीक है, तो ये कुछ नाम थे, उनसे जुड़े तथ्य। अब आते हैं पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए, उन्हें क्रमानुसार काल क्रमानुसार, इसका मैं बता देता हूँ, सारा ही बता देता हूँ इस बार। ठीक है। देखो शुरू में आएंगे पहले बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। और फिर उसके बाद बाजीराव। अब इन दोनों को जोड़ देना है, तो बन गए बालाजी बाजीराव। ये लिख कर एक दो बार आप देखेंगे ना जो भी मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो वो फिर आपको याद हो जाएगी हमेशा के लिए। उसके बाद आते हैं आपके, इधर लिखना है आपको नारायण। ठीक है। इसके ऊपर लिखना है माधव राव, और नीचे भी लिखना है माधव राव, और फिर लास्ट में बाजीराव द्वितीय, क्योंकि ये अंतिम था, ये तो याद ही रहेगा। तो माधव राव फर्स्ट, ये नारायण राव है सब, और ये माधव राव सेकंड। ये थे आपके 1713 से 20 तक, और ये 20 से 40, 40 से 61, और ये 61 से 72,
और ये 72 से 73, और ये 73 से 95, और ये बाजीराव तो 95 से 1818, ये अंतिम। अच्छा, कुछ कुछ बातें हैं, जैसे कि बालाजी विश्वनाथ, इनसे जुड़ी बात यह है कि सैयद बंधुओं से संधि बंदी करके इन्होंने ही मराठों का मैग्ना कार्टा हासिल किया था। बाजीराव ये वही है अपना मस्तानी वाला बाजीराव। वैसे ये बहुत बढ़िया योद्धा था, और हिंदू पद शाही, इसका प्रचलन भी यही ने इसी ने किया था। और इसी ने वो जो डायलॉग है कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी, वो इसी का है। तो ये भी आपको याद रखना, बाजीराव प्रथम है ही। ये चीते की चाल और वो सब, वो यही थे, यही गए थे। छत्रसाल की मदद करने गए तो थे, छत्रसाल की मदद करने, ये बुंदेलखंड का शासक था, और यहीं से इनको मिली एक मस्तानी। फिर ये मस्त हो गए, उसके बाद ये इनकी कहानी मस्तानी में ही डूब गई। हालांकि कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी के बाद ये गुरिल्ला युद्ध का दूसरा सबसे अच्छा जानकार था, पर ठीक है, अब डूब गया तो डूब गया, क्या करें। अगला है बालाजी बाजीराव। ये इसकी उपलब्धि ये है कि इसने संगोला की संधि की। अब अच्छा, संगोला की संधि के बारे में कुछ तथ्य, कुछ जगह आपको 1749 में मिल सकता है और 1750 में मिल सकता है। क्या है कि 1749 में शाहू जी की जब मृत्यु हो गई, तो उसके बाद से ये संगोला संधि का अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया, और उसके बाद से छत्रपति की शक्ति, मतलब वो पद नाम मात्र के लिए रह गया, असली ताकत पेशवा में आ गई थी। तो 1749 से 50 तक ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद माधव राव फर्स्ट हैं, और ये बालाजी बाजीराव ये 1761 में, इसी के टाइम पे क्या हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध। इस टाइम तक आते आते मराठाओं का क्या हो गया था कि लाव लश्कर वाली स्थिति हो गई थी, युद्ध में जा रहे हैं तो पूरा एकदम मनोरंजन मनोरंजन चाहिए उनको, तो इसलिए ये हार भी गए थे पानीपत का। और जो क्षति यहाँ से हुई थी, उसके बाद ये फिर क्षति बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, तो 61 में ही निकल गए। उसके बाद माधव राव ये एक अच्छा कुशल प्रशासक था, और इसने मराठाओं की शक्ति को पुनर्जीवित भी किया था, पर बीमारी के कारण असमय इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नारायण राव की एकमात्र उपलब्धि ये है कि इनकी हत्या रघुनाथ राव ने कर दी। और माधव राव जब इनकी हत्या हुई तो माधव राव सेकंड को, या माधव नारायण राव नाम से बनाया गया था इस व्यक्ति को पेशवा। और ये 95 में दुखी होकर खुद ही निकल लिया। तो उसके बाद आते हैं बाजीराव सेकंड, 95 टू 1818। ठीक है। तो ये कुछ ये अंतिम थे, और इन्होंने ही सब अंग्रेजों को दे दिया कि जाओ ले जाओ, यहाँ बहुत कुछ है। ठीक है। तो अब ज़्यादा नहीं जाते हैं इसमें डिटेल में, वरना फिर बहुत लंबा मराठाओं का इतिहास चालू हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 15वां सवाल है कि किस शासक ने कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया। तो ये था जैनुल आबिदीन। इसी को आप अकबर सॉरी कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। ठीक है। और बड शाह, यानी कि महान शासक या महान राजा, ऐसी उपाधि है इसकी। अच्छा, एक बात ये इम्पोर्टेंट है कि ये इसको कहते जरूर है अकबर कश्मीर का, पर ये अकबर से पहले का है। इसका शासनकाल है 1429, सॉरी 1420 से है 1470 तक, 1420 से है, हाँ 1420 से 70 तक है इसका शासनकाल। तो ये अकबर से पहले का है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है। इसी के शासनकाल में महाभारत और राज तरंगिणी जो कल लड़की, उसका सबका अनुवाद अनुवाद इसने करवाया था। ठीक है। सिकंदर शाह, अच्छा ये हैदर शाह जो है वो जैनुल आबदीन का सक्सेसर है। ठीक है। तो ये भी उधर से ही रिलेटेड है। शमसुद्दीन शाह, ये दोनों भी पिता पुत्र हैं। सिकंदर शाह शमसुद्दीन शाह का सक्सेसर है। सिकंदर शाह के बारे में इम्पोर्टेंट, अच्छा ये वंश, हाँ इसके वंश का लिख लीजिए। ये बंगाल में एक वंश है, वंश था इलियास शाही वंश। इसकी स्थापना इसने की थी, और ये कब की थी, तो ये की थी 1342 में शमसुद्दीन शाह ने। तो ये संस्थापक है एक वंश का, इसलिए ये थोड़ा नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है।
सिकंदर शाह के बारे में ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये दूसरा शासक था इस वंश का। ठीक, तो ये हो गए इनसे जुड़ी जानकारी। अगला सवाल देखते हैं। संगीत की टप्पा शैली किस निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो ये हुई आपके मोहम्मद शाह। ये ही मोहम्मद शाह महानतम मुगल सम्राट, जिनको आप रंगीला के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं के शासनकाल में। और इन्हीं के शासनकाल में 1739-40 ये समय है। कई बार क्या होता है ना कि डेट में कई कई जगह कहीं 39 दिया हुआ है, कहीं 40, तो मैं दोनों ही बता देता हूँ। तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ और ये ले गया फिर यहाँ से मयूर सिंह, रोक ही नहीं पाई। ये मोहम्मद शाह रंगीला टाइप मिजाज आदमी थे, तो अपना कि ठीक है ले जाओ ले जाओ, लूट ले जाओ सब। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अ, उसके बाद अगर जहांगीर के बारे में, अच्छा इन दोनों के बारे में भी देख लो। जैसे शाहजहां, इसके शासनकाल को बोला जाता है स्वर्ण युग। किसका? स्थापत्य का। और जहांगीर के शासनकाल को बोला जाता है स्वर्ण युग चित्रकला। ठीक है, तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। अकबर का अच्छा ये इसका शासनकाल भी लिखना चाहो तो 1628 से लेकर 1658 तक। ठीक है, इसी ने पुर्तगालियों को हुगली में हराया था। वो सब बातें आपको याद होंगी। जहांगीर से जुड़ी जानकारी है कि ये 1605 से 27 तक। अच्छा, आप फिर कहेंगे आपके एक साल कैसे गैप रहा? तो एक साल जहांगीर का एक पोता पोता था, उसका नाम था कुछ दावर बख्श करके नाम था। वो कुछ टाइम के लिए अल्पकालीन, मतलब जब तक ये शाहजहां नहीं बैठ गया था, तो तब तक वो रहा था। ठीक, अकबर के बारे में आपको पता ही है कि 1556 से लेकर 1605 तक इसका शासन रहा। 1556 में कौन सा युद्ध? पानीपत का दूसरा। और 1576 में, अच्छा 1576 में कौन सा युद्ध लड़ा और किसके खिलाफ लड़ा, ये भी बताइए। ठीक है, अकबर के बारे में दो चीजें और जान लो कि इसने क्या है कि तहशाला पद्धति शुरू की और ये मनसबदारी भी शुरू की। ठीक है, दहशाला पद्धति एक राजस्व से जुड़ी पद्धति थी। इसमें क्या होता था कि पिछले जैसे 10 साल का जो उपज है उसका औसत निकाला, कीमतों का औसत निकाला, फिर उसके आधार पे ये राजस्व तय करवा देते। मनसबदारी आपको पता ही है, मनसब दिया जाता था। इसमें जात होते थे, सवार होते थे। सवार मतलब घुड़सवारों की संख्या वगैरह। तो ये उस चीज से रिलेटेड है। ये दोनों थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसके लिहाज से, तो इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया। चलो अब ज्यादा नहीं जाते इसमें, आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान सही सुमेलित नहीं? अच्छा, इस सवाल को लेकर थोड़ा विवाद था। उसका कारण ये है कि लखनऊ जैसे 4 जून 1857 दे रखा है ना, एनसीईआरटी में आपको 30 मई मिलेगा। अब 30 मई में क्या हुआ था? लखनऊ में जो विद्रोह था वो शुरू तो 30 मई को ही हो गया था, लेकिन 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल इन्होंने क्या था, नेतृत्व संभाला। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति बनती है। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। आप आगे जो एग्जाम में जो भी नियरेस्ट ऑप्शन लगे, फिर आप उस हिसाब से अपना देख सकते हैं। झांसी में जून, ये गलत है क्योंकि जून में ये विद्रोह हुआ था। झांसी में नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, और आपका लखनऊ में बेगम हजरत महल। ठीक, मेरठ 10 मई 1857 और 11 मई को फिर ये दिल्ली पहुंचे। और बैरकपुर 29 मार्च 1857। ये बाकी सब सही है। तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ही लेके आयोग ने फिर इसमें दिक्कत कर दी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो अनुशीलन समिति ही इस काम के लिए उत्तरदायी थी। अब इसकी स्थापना हुई थी 1902 में। किसने की थी? जतेंद्र नाथ बनर्जी और प्रमथ नाथ मिश्रा, पी मिश्रा इनका नाम था। प्रमथ नाथ मिश्रा और एक और नाम है इसमें, सतीश चंद्र बसु।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि अनुशीलन समिति। अच्छा, इसके काम के बारे में देखा जाए तो अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये कलकत्ता में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा, कभी पूछ ले कहाँ स्थापना हुई थी। हाँ, तो खुदीराम बोस जो, ये सब इसी के मेंबर है। ये नाम सुनने में ऐसा लगता है अनुशीलन मतलब एकदम अनुशासन वगैरह से संबंधित होगी, पर नहीं, ये एक क्रांतिकारी संस्था थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने क्या किया था 1908 1908 में किंग्सफोर्ड पर, किंग्सफोर्ड, इस पर बम फेंका था। इसको मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस भी कहते हैं। तो ये इसी अनुशीलन समिति से संबंधित बात है। और 1908 में ही जब ये बम वगैरह फेंका गया, तो फिर उस पता करने की कोशिश की कि वो बम वगैरह कहाँ से आया, तो अलीपुर षड्यंत्र केस, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, बस इतनी काफ़ी है। अखिल भारतीय मजदूर संघ, ये शायद इसमें एटक के बारे में पूछा गया था, मतलब पूछा तो उसके बारे में गया था। ये ऑप्शन एटक के बारे में, शायद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। ठीक, और लाला लाजपत, ये स्थापना इसलिए हुई थी कि हुआ क्या था कि 1919 में आईएलओ बना था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें अपना मतलब प्रतिनिधित्व करने के लिए एटक बनाई गई थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक, इसको आप याद रखेंगे। युगांतर क्या थी, एक पत्रिका भी थी, और युगांतर पत्रिका के नाम पे 1906 में एक युगांतर संगठन भी बना था। ठीक है, और ये बनाया किसने था, तो उनका नाम है बारिंद्र नाथ घोष। यूनाइटेड पेट्रियोटिक संघ, ये इसकी स्थापना हुई थी 1888 में। कौन, सर सैयद अहमद खां, ये इसकी स्थापना से जुड़े एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और इसको बनाया इसलिए गया था कि कांग्रेस को काउंटर किया जा सके। ठीक है, और ये ब्रिटिश मतलब सरकार के प्रति वफादारी वगैरह वाली बातें करते थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 19वां सवाल है कि 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसने किया, तो ये इंद्र नारायण द्विवेदी जी द्वारा किया गया भैया। तो संयुक्त, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, संयुक्त प्रांत किसान सभा। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनके बारे में ये है कि ये गाजीपुर यूपी में जन्मे। 1929 में इन्होंने बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना की। 1936 में, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना, राइटिंग, अब मुझे इस पर लिखने का अभ्यास नहीं है तो थोड़ी अजीब सी आ रही है। ठीक, 1936 में इन्होंने, ये फिर खुल गया यार, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। ठीक, और इसके ये पहले भी अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा इनकी एक पत्रिका है ओंकार, तो उसको भी आप याद रखिएगा। बाबा रामचंद्र का संबंध अवध किसान सभा से है, इन्हीं के प्रयासों का ये वो था। इन्होंने फिजी में गिरगिटिया मजदूर के रूप में काम भी किया, गिरमिटिया, गिरगिटिया नहीं, गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम भी किया था। तो इनको पता था कि किसानों की स्थिति क्या है, तो इसलिए अच्छा, ये क्या करते थे कि सर पे अपना रामचरितमानस का रखते थे और फिर चौपाइयाँ सुनाते थे लोगों को, एकदम अलग जगाने टाइप चीज़। तो अवध किसान सभा की जो स्थापना की थी वो इन्होंने की नहीं थी, पर जो गौरी शंकर मिश्र हैं, इनका इसमें योगदान था बहुत, स्थापना में। ठीक है, तो गौरी शंकर मिश्र और अपने जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों को इसका श्रेय दिया जाता है। बाकी पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गए ना अवध किसान सभा में। ठीक, बाकी ये सब नाम हो गए। अगला सवाल देखते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, बिल्कुल लिया। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, हाँ, मतलब इन्होंने क्या किया था कि 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी, क्यों, क्योंकि इनका मानना था कि ये कांग्रेस जो जाति उन्मूलन के लिए वैसा काम नहीं कर रही है जैसा करना चाहिए। ठीक है,
तो इनके बारे में और दो चार चीज़ें कि इन्होंने आत्मसम्मान, ये जाति उन्मूलन से संबंधित थे, तो इस तरह के आंदोलन से इनका जुड़ाव, जहाँ भी इस तरह का आंदोलन होगा वहाँ पे इनका नाम आप याद रख सकते हैं। 1925, ऐसा नहीं है सारे में ही हो, पर मैं जब कुछ ना याद आए तो तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 का, इनको द्रविड़ आंदोलन का जनक भी कहते हैं, आंदोलन का जनक। और ये वायकोम सत्याग्रह से भी जुड़े थे, जो आपको पता ही है कि केरल में जो वायकोम त्रावणकोर है, वहाँ नामक उस गांव में जो मंदिर प्रवेश को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसमें दोनों सही हैं। अरे गलत, ये है, ये है इसका, ठीक है। बाकी नेताजी के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो ये रानी झांसी रेजिमेंट था, और ये एक ही महिला रेजिमेंट थी। उसके अलावा जो पुरुष ब्रिगेड थी उसमें सुभाष ब्रिगेड थी, नेहरू ब्रिगेड थी, और गांधी ब्रिगेड थी, और आज़ाद ब्रिगेड थी। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, क्या पता कल ये पूछ ले कि कौन सी ब्रिगेड नहीं थी, ठीक। 22वां सवाल, कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं? मातंगिनी हाजरा थी, कनकलता बरुआ, इनका भी संबंध 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से है। और अरुणा आसफ अली, बिल्कुल, इनकी तो मतलब इनको नायिका कहते हैं, नायिका 1942 के इस आंदोलन की। हुआ क्या था कि जो टैंक मैदान था, वहां पे जब सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, तो इन्होंने ध्वज फहराया और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और ये इनसे जुड़ी बात होगी। अच्छा, शांति घोष के बारे में अच्छा, शांति घोष से पहले इनके बारे में एक चीज और लिखो, अरुणा आसफ अली को 1997 में भारत रत्न भी मिला है। शांति घोष का संबंध है 1931 की एक घटना है, और इनकी एक मित्र थी सुनीता चौधरी, साथी, ठीक है। उनके साथ मिलके इन्होंने क्या किया, एक जिला मजिस्ट्रेट चार्ल्स जेफरी, इसकी हत्या कर दी। एक संघ था, छात्री संघ, शायद छात्री संघ है, मतलब ऐसा कुछ एक क्रांतिकारी संघ था छात्राओं का। तो उससे ये जुड़ी हुई थी, तो फिर उसके बाद इनको दोनों को कारावास हो गया, आजीवन। तो ये कुछ सवाल थे आपके। एक और है क्या? हाँ, एक और है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? तो मोपला विद्रोह आपका 1921 का है। खिलाफत आंदोलन 19, ये शुरुआत से अगर देखें तो खिलाफत आंदोलन आपका 1919 से चला और हुआ। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा चलो बता ही देता हूँ। देखो, खिलाफत आंदोलन तुर्की का जो खलीफा था, इस खलीफा पद को प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स जो समाप्त करना चाहते थे, उससे रिलेटेड ये तुर्की, ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। फिर बाद में गांधी जी ने इसको असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था हिंदुस्तान में? तो अली बंधुओं ने किया था, ठीक है। अली बंधुओं में दो नाम है आपके, मोहम्मद अली और दूसरे हैं आपके शौकत अली। इसमें अबुल कलाम आज़ाद की भी प्रमुख भूमिका थी, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। फिर बाद में ये 1924 में ये खत्म हो गया आंदोलन। मोपला विद्रोह 1921 का था, ये किसानों का मसला था। मोपला जो मुसलमान किसान थे, ये केरल में था बेसिकली, अगर मालाबार से संबंधित आए कि मालाबार में, तो ये सब उधर का ही। होम रूल आंदोलन 1916, ठीक। पहले तिलक जी वाला, फिर उसके बाद एनी बेसेंट वाला, दोनों याद रखने। तिलक जी का जो कार्यकाल, सॉरी, कार्य क्षेत्र था, वो था आपका महाराष्ट्र, बॉम्बे छोड़ के, बरार, और मध्य प्रांत, कर्नाटक।
बाकी शेष भारत में इन्हीं बेसेंट लीड कर रही थी। इसीलिए इनका जो उनका होम रूल आंदोलन था उसका नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग करके, और इनका सिर्फ इंडिया होम रूल लीग करके था, इंडियन होम रूल लीग। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था आपका, ये भी 1919 की घटना है। अच्छा, तो फिर इधर आप ये भी लिख लोगे, ये सितंबर की है खिलाफत आंदोलन, और ये अप्रैल की है। तो इसमें से ये सबसे लास्ट में है मोपला। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो 2023 में आपसे पूछे गए थे। आई होप मैंने ठीक ठाक एक्सप्लेन किया होगा। बाकी अगर आप लोगों को ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं, अगर कोई प्रश्न है वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं चलिए अगली वीडियो में।